ओके, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिसके फंडामेंटल्स हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़े हैं। तो लेट अस स्टार्ट सम एमसीक्यूज। नंबर 1 एमसीक्यू इज फाइंड द करेक्ट रिलेशन। ओके, यहाँ सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में कुछ रिलेशंस दिए गए, कुछ यानी कि एक और दो ही दिए। फिर सी ऑप्शन में तो ये लिखा है कि ए और बी बोथ, और डी में लिखा है नन ऑफ दिस। ओके, तो हमको मालूम होगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 9/5 प्लस 32। तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ, ओके, तो डिवाइडेड 5 तो है ऑलरेडी। अब क्या होगा कि जो 32 है वो इज इक्वल टू कि इस ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और ये जो 9 है वो यहाँ डिवाइडेड 9 हो जाएगा। क्लियर? सो अपना आंसर कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा? ए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर सेकंड, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं और चौथे ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दिस 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻³ लीटर और 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। आपको ये रिलेशनशिप याद ही होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिली होता है, याद है ना आपको? 10⁻³ मिली। We can also write here 10⁻³ centimeter cube. You know that 1 milli is equal to 1 centimeter cube. Then 10⁻³ milli is equal to 10⁻³ centimeter cube. We can also write here 10⁻³ meter cube, and here is equal to 1 decimeter cube. ओके, ये आपको रिलेशन याद ही होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिली इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर ये रिलेशनशिप आपके माइंड में फिट है तो ये एमसीक्यू इज वेरी वेरी इजी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लिखेंगे, हमको 1 मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इफ 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। देन द क्वेश्चन कितने मीटर क्यूब क्या है? 1 मीटर क्यूब क्या? तो यहां लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 10⁻³ into 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ अपना आंसर आ जाएगा 10⁻⁶, और यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। सो अपना जो पहला रिलेशनशिप है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, वो करेक्ट है। अब अपन जा रहे हैं लीटर और मीटर क्यूब का रिलेशन। तो यहाँ क्या लिखा है? 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर होता है? इज 1 लीटर। देन क्वेश्चन इज 1 मीटर क्यूब का क्वेश्चन है ना, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर? ओके, 1 into 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻³। ये 10⁻⁻³ पावर ऊपर जाने से क्या हो जाएगा? 10⁻³ पावर, और यूनिट होगा यहाँ लीटर। क्लियर? ओके, और यहाँ अगर 10⁻³ लीटर है तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगर आपको मालूम है, आप बोलना ही गए हैं, तो जहां 1 लीटर होता है वहां वी कैन राइट 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ 10⁻³ लीटर है, उसकी जगह पर अपन ये भी लिख सकते हैं 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। So this C option also correct. I think ये very easy है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या माइंड में होना क्लियर है, ये पूरी जो सीक्वेंस है ना, अगर ये आपके माइंड में क्लियर होगा तो आप ये रिलेशनशिप से आराम से पूरा जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, आई थिंक इट इज वेरी इजी।
to convert angstrom into nanometer, let us start. 10 in place of angstrom we can use 10 raised to power 10 minus 10 मीटर is equal to, जब हमें 1 यूनिट में से सेकंड यूनिट में जाना है तब इज इक्वल टू के इस साइड हमें कुछ भी बाकी रहने देना नहीं है। ये मैंने अगले लेक्चर में भी बताया था। तो यहाँ अपन लिखेंगे नैनो की जगह पर 10 raised to minus 9 मीटर। क्लियर? ऑलरेडी दिस मीटर कैंसल। अब यहाँ 10 के ऊपर पावर कितना होगा? कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है ना, मालूम है ना आपको। ये 10 के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो एक तो होगा। तो 10 raised to 1 into 10 raised to minus 9 10 raised to minus 10 इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 raised to minus 9। ये 10 raised to power 1 into 10 raised to minus 10 तो क्या हो जाएगा? 10 raised to 1 minus 10 डिवाइडेड बाय 10 raised to minus 9। सो अपना आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? सो 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। आप लोग ये पूरे एमसीक्यू का लुफ्त उठा रहे होंगे। यार लुफ्त मिलता नहीं है यार, उठाना पड़ता है यार। हैप्पीनेस यार कभी मिलती नहीं है, हमें खुद ही हैप्पी रहना पड़ता है। ऑलवेज बी हैप्पी। Okay, next MCQ number 4, which is one of the good MCQ. Find the volume of a vessel having length 0.6 meter, 10 centimeter breadth and depth is 115 millimeter. Then find the volume in liter. देखिए अपन को ये जो पूरे जो वैल्यूज दी है लेंथ की, ब्रेड्थ की और ये डेप्थ की, उनका जो वॉल्यूम है उनको लीटर में कन्वर्ट करना है। ये जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ? लेंथ इज इक्वल टू 0.6 मीटर। चलो उसको मीटर में रहने दो। लेंथ ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको अपन चेंज करते हैं मीटर में तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू, चलो सेंटी के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ? 10 raised to minus 2 मीटर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ 10 raised to power 1 है और यहाँ minus 2 है तो आंसर आ जाएगा 10 raised to minus 1 मीटर। और अभी अपने पास डेप्थ कितनी है? डेप्थ अपने पास है, डेप्थ d is equal to 150 मिलीमीटर। ओके, इसकी जगह पर अपन ये लिखेंगे 150। चलो मिली के लिए क्या है मल्टीपल? 10 raised to minus 3 मीटर। ओके, तो इस तरह अपन ने कर दिया क्या? ये जो लेंथ, ब्रेड्थ और ये डेप्थ थी, इन तीनों को हमने सेम यूनिट में ट्रांसफर कर दिया, मीटर मीटर मीटर। तो कोई मुझे ये बताएगा कि सर मैं इसको क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकूंगा? ऑफ कोर्स, व्हाई शुड नॉट, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इस सभी जो वैल्यूज है इनको मीटर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया है। अब अपन को मालूम होगा कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। क्लियर? हम हाइट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेंथ अपन की कितनी है? 0.6 मीटर इनटू ब्रेड्थ कितनी है? 10 raised to minus 1 मीटर और इनटू अपने डेप्थ कितनी है? 150 इनटू 10 raised to minus 3। ओके, इन सभी का हम लोग आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा 90 इनटू 10 raised to minus 4 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमने किया क्या? ये जो वॉल्यूम था उसका हम मीटर क्यूब में यूनिट ट्रांसफर कर दिया। अब अपने को क्या करना है? इस मीटर क्यूब का रिलेशन किसके साथ लगाना है? लीटर के साथ। तो अपन को ये मालूम होगा, we know that 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब is equal to 1 liter, then 90 into 10 raised to minus power 4 meter cube is equal to question mark. Then my answer is 90 into 10 raised to minus 4 into this one and divided by 10 raised to minus power 3. My answer is 90 into 10 raised to minus 1 liter. Okay, as we convert these volume meter cube to liter. Okay,
बराबर से आपको मालूम पड़ रहा है ना, बराबर से आपको मालूम आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। ओके चलो, देन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फाइंड द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी कैन बॉल विथ 120 किलोमीटर पर आवर। महेंद्र सिंह धोनी कैन बॉल 120 किलोमीटर पर आवर। उनका मीनिंग क्या होता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर बॉलिंग करेंगे तो 1 आवर में 120 किलोमीटर उनकी रफ्तार होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, डेंसिटी इज 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उनका मीनिंग ये होता है यहाँ 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग होगा इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं अगेन एक बात बोल रहा हूं, 120 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग होता है 1 आवर में 120 किलोमीटर। तो 12.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होगा भैया, 12.6 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलो अब अपना टारगेट क्या है, और टारगेट इज टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। इट इज वेरी इजी, 12.6 मल्टीप्लाई विथ 10 raised to minus power 3 किलोग्राम। याद रखना मैं 2 बार बोल रहा हूं, ग्राम में से किलोग्राम में जाना है तो जो हमें वैल्यू बताई है उनको 10 raised to minus power 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर किलोग्राम में से ग्राम में जाना है तो जो भी वैल्यू हमें बताई है उनको 10 raised to power 3 प्लस 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन एक बार याद रखना, लिख देना नोट कर कर। अगर आपको ग्राम में से किलोग्राम में जाना है तो जो वैल्यू हमें दी है उनको 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर हमें किलोग्राम में से ग्राम में जाना है तो हमें जो वैल्यू दी है उनको 10 raised to power 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर क्यूब इनटू, हमें ये करना है, सॉरी क्वेश्चन अपना ये होगा लीटर। ओके, तो अपन क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब में से अपन लीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, चलो ये 10 raised to 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ अगर मैं लिख दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 raised to minus 3 लीटर। क्लियर? तो अब अपन क्या करेंगे, ये हमें मिल गया, जो वेट था वो किलोग्राम में मिल गया और जो वॉल्यूम था वो हमें मिल गया लीटर में। अब हमको मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, जो हमें वेट दिया गया है वो और जो हमें यहाँ वॉल्यूम दिया है वो, तो 10.6 into 10 raised to minus 3 divided by 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 cancel, so my answer is 12.6 किलोग्राम पर लीटर। क्लियर? तो इस तरह मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में से ग्राम किलोग्राम पर लीटर में मेरा आंसर कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो एक बार ये जो सारी चीज है वो एक बार आप नोट में अच्छी तरह से लिख दो, या फिर इस पूरे जो बोर्ड है उनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उसके बाद अपन लास्ट एमसीक्यू में जा रहे हैं। क्लियर? ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट अस complete this last MCQ number 6, the different in boiling point। BB का मीनिंग होता है boiling point of two liquid is 18 डिग्री फ़ारेनहीट। ओके, तो दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दिया गया है, तो और उसमें क्या बताया है
if the boiling point of one of the liquid is 111 degree centigrade, then find the boiling point of another. ओके, दूसरा जो लिक्विड है उनका हमें बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, बट कौन से यूनिट में? सेल्सियस यूनिट में हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास इस पूरे जो एमसीक्यू में दो यूनिट बताए हैं, डिग्री फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे अपन? दो रिलेशनशिप बनाएंगे लिक्विड 1 के लिए फ़ारेनहीट और सेल्सियस का रिलेशनशिप, और लिक्विड 2 के लिए फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस का इक्वेशन। क्लियर? तो आई राइट हियर degree Fahrenheit 1 is equal to 9/5 degree centigrade 1 plus 32. This is equation number 1. Then second one is degree Fahrenheit 2 is equal to 9/5 degree centigrade 2 plus 32. So equation number 1. Okay, sorry 2. अब क्या करना है अपन को? इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2, तो मुझे ये मिलेगा डिग्री फ़ारेनहीट 1 माइनस डिग्री फ़ारेनहीट 2 इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या रहेगा? 9/5 और डिग्री सेल्सियस 1 माइनस डिग्री सेल्सियस 2, इन दोनों ही इक्वेशन में 32 है, वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ हम वैल्यूज को रखेंगे। तो पहले में क्या दिया गया है? डिफरेंट दिया गया है ना 18 डिग्री का, तो यहाँ लिखूंगा मैं 18 इज इक्वल टू 9/5। यहाँ ऑलरेडी मुझे दिया गया है पहले लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस 111 माइनस डिग्री सेल्सियस ऑफ सेकंड लिक्विड। ओके, तो मुझे मिल गया इनका पूरा आंसर 10 is equal to 111 minus degree Celsius 2 and so degree Celsius 2 और सेकंड लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा 101 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इस तरह हमने आज अपना लेक्चर 3rd स्टार्ट किया कुछ एमसीक्यू के साथ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट में आराम से लिख दो। इसके बाद हम कुछ थ्योरीज में जाने वाले हैं। क्लियर? Okay, after complete some MCQ which are very important, let us start some laws of chemical combination, and number 1 is law of conservation of mass. Okay, in 1789 Anthony Lavoisier put forth this law, and the law states that matter can neither be created nor destroyed. Okay, again the law of conservation of mass क्या बताता है? The matter can neither be created nor be destroyed. अब इसके लिए अपना जो एंटोनी लेवोइजर है उसने किया क्या था? कुछ कंबसन रिएक्शन का उसने बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया, और आफ्टर दिस केयरफुली एक्सपेरिमेंट ऑफ द कंबसन रिएक्शन उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है। क्लियर? आफ्टर 1789 कुछ जो डेवलपमेंट हुआ केमिस्ट्री में, इस डेवलपमेंट का बेसिस ये लॉ था। ओके, दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, ये लॉ बहुत इतना काम का नहीं है एज अ पॉइंट ऑफ एग्जाम। ओके, बट इसके जो कुछ एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ ये मैंने दो बातें बताई है, आप भी आसानी से समझ पाएंगे। इफ रिएक्टेंट इज यूज्ड कंप्लीटली, अगर मान लो कि रिएक्शन के दौरान अपना जो रिएक्टेंट है ओके वो कंप्लीटली यूज होता है, तो आप ये बता पाएंगे द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। एंड इफ the reactant is not used completely during the reaction, then you can say that the amount of reactant is equal to the amount of product plus remaining part of the reactant. Okay, बहुत ही आसान है। Let us start some MCQs. Calculate the grams of BaCl2 that react with the 24.4 grams Na2SO4 to give 46.6 gram BaSO4 and 23.4 gram NaCl. पहले हम कुछ रिएक्शन को लिख देते हैं इस MCQ को सॉल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस MCQ
what is the reaction? BaCl2 plus Na2SO4, and what is the product? The product is Na2SO4, sorry, the product is BaSO4 plus 2NaCl. The weight of the BaCl2 is, we have to find x grams, and the weight of Na2SO4 is given 24.4. The amount of BaSO4 is given to you in the MCQ is 46.6 and NaCl is 23.4. What is the sum of these two amounts? I think approximately 70 grams. Okay, and the amount is x plus 24.4. So you can say that amount of BaCl2 is equal to 70 minus क्या करेंगे अपन 24.4 is equal to 45.6 ग्राम। तो इस MCQ में अगर 45.6 ग्राम of BaCl2 react with the 24.4 gram Na2SO4, then it gives 46.6 gram of BaSO4 and 23.4 gram NaCl। अब मालूम कैसे होगा कि हमें यही कंसेप्ट का MCQ सॉल्व करना है? तो यही इजी है, जो प्रोडक्ट है और कुछ रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उसमें से प्रोडक्ट के सारा अमाउंट दे दिया गया है और जो रिएक्टेंट है उसमें से एक का अमाउंट दिया है और दूसरा का हमें फाइंड करना है। तो हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये जो MCQ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। देखिए दूसरा MCQ, when 100 grams of CaCO3 is heated, it gives 44 grams of CO2, then calculate the gram of CaO. Let us first equation CaCO3 and it gives delta CaO plus CO2. We have to calculate the amount of CaO. Here the 44 gram of CO2 amount is given and here 100 gram. Okay, तो क्या करेंगे अपन? Amount of CaO is equal to 100 minus 44. So answer is 56 gram. Okay, very easy. The weight of NaCl decomposed by 4.9 gram H2SO4. Let us start first equation NaCl plus H2SO4. For the balance, we put here 2. Okay, what do you get? 2 NaHSO4 plus 2 HCl. Okay. अब हमें यहाँ NaCl का जो वेट है वो फाइंड करना है x ग्राम, H2SO4 का वेट दिया है 6 ग्राम्स, NaHSO4 का दिया है H2SO4 का दिया है 4.9 ग्राम्स, NaHSO4 का दिया है 6 ग्राम्स और ये अपन HCl का वेट कितना दिया है 1.285 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू, इस दोनों का हम समेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 7.825 माइनस इसका वेट 4.9, सो आंसर इज 2.925 gram. Okay, 2.925 gram. This is the amount of NaCl that will be decomposed by the H2SO4 to give 6 gram of NaHSO4 and 1.825 gram of HCl. तो इस तरीके से हमने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट किया। बहुत ही आसान है, इसी टाइप के MCQ एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से नोट में लिख दो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्लियर?
Okay guys, let us start the second law of chemical combination, which is the law of definite proportion. Okay, this law was given by the French chemist Joseph Proust. He stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. चलो इसको आसान तरीके से समझते हैं। मैंने यह एग्जांपल दिया है वाटर का। अब पानी का जो सैंपल है वो बम्बई से लेके आओ, पानी का जो सैंपल है अहमदाबाद से लेके आओ, पानी का सैंपल दिल्ली से लेके आओ, हरियाणा से लेके आओ, असम से लेके आओ, अरुणाचल प्रदेश से लेके आओ, सिक्किम से लेके आओ, किसी भी जगह से आप पानी का एक सैंपल ले लो, तो हर एक सैंपल में उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर का प्रोपोर्शन क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 2:1। अब पाकिस्तान से पानी लाएंगे तो क्या उनमें प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अरे यार उनमें वेट प्रोपोर्शन भी यही रहेगा ना, हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन के 16, क्योंकि इनका एटॉमिक वेट है। ओके, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये जोसेफ प्राउस ने यही तो बताया कि a given compound, ये अपना given compound है H2O, always contain exactly the same proportion of elements by weight. ओके, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका वेट का प्रोपोर्शन क्या होगा? 2:16। कहीं से भी ले लो आप पानी। ओके, समझते हैं? वेरी इजी है। और उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का प्रोपोर्शन क्या होगा? 2:1, which is very easy. ओके, अब जो ये अपना प्राउस्ट है उसने दो क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला है CuCO3, उसने CuCO3 के 2 सैंपल लिए, उसमें से एक सैंपल जो था वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया था और दूसरा जो सैंपल था वो नेचुरली मिला हुआ सैंपल था। तो इस दोनों ही सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर कितने थे? 51.35। ये जो CuCO3 में कॉपर के परसेंटेज कैसे गिनते हैं इसके बारे में 2-3 लेक्चर के बाद एक थ्योरी आने वाली है, तभी हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है? और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने थे? 9.74 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने थे? 38.91। दोनों ही सैंपल में, जो हमें सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया और जो नेचर में से मिला, दोनों ही CuCO3 के जो सैंपल थे उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कॉपर आर दी सेम। तो इस तरह जोसेफ प्राउस ने जो बताया था कि कोई भी एक कंपाउंड के अलग-अलग सैंपल ले लिए जाए तो सभी सैंपल में उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका वेट का प्रोपोर्शन सेम ही होगा। दिस कॉल इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ओके, बहुत ही आसान है, तो इसको आप आराम से नोट में लिख दो, उसके स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है? Okay guys, let us start. After completing first law of chemical combination, let us start the second law of chemical combination, which is the law of multiple proportion. Okay, in 1803 Dalton proposed this law of multiple proportion. Okay, what the law states: if 2 elements can combine to form more than one compound, let us see one or more example. Nitrogen, okay, and oxygen, 2 elements combine to form more than one compound here, 1 2 3 4 and 5। यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड बनाए कि नहीं बनाए? यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन react with each other to give more than one compounds. Okay, तो क्या लिखा है यहाँ? If 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number.
जो रेशियो होता है कोई इंटीजर रेशियो होता है, ठीक है। तो ये पूरा जो लो है उसको पढ़ने के लिए पहले हमें एग्जाम्पल समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट मास ऑफ नाइट्रोजन। देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन है, अब एक नाइट्रोजन होता तो उनका मास कितना है 14 ग्राम्स, 14 AMU, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 28, यू कैन अज्यूम इन ग्राम, ओके, और इन AMU। नाइट्रोजन एक ही है तो आओ 14, यहाँ 2 नाइट्रोजन है 28, 2 नाइट्रोजन 28, 2 नाइट्रोजन आर देयर, then 28 grams or 28 AMU. How many oxygen are there in the N2O laughing gas? The name of this compound, okay, N2O laughing gas. Okay, then how many oxygen are there? Only one oxygen, and the mass of an oxygen is 16. Here 1 oxygen, 16. Here 3 oxygen, 16 3s are 48, 64 and 80. ओके, अब यहाँ देखिए जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा है विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। जो ऑक्सीजन है वो उनके जो मासिस है वो नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास के साथ ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ नाइट्रोजन के 2 मासिस है, 14 भी है और 28 भी है। तो लेट अस अज्यूम वन फिक्स्ड मास और डिफाइनाइट मास। कौन सा आप अज्यूम करेंगे, 14 या फिर 28? क्या 14 लेंगे? तो चलो मैं यहाँ डिफाइनाइट मास अज्यूम कर रहा हूं 14। ठीक है, अब क्या होगा अगर इस कंपाउंड में 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन था तब कितना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होता था 16। तो इसका आधा मैंने यहां कर दिया 14, तो इसका भी आधा हो जाएगा 8। समझ रहे हैं? 28 ग्राम के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन होता था 16 ग्राम, तो 14 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा 8 ग्राम। ठीक है, यहां तो 14 है ही तो क्या लिख देंगे यहां 16। यहां 28 ग्राम के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होता था इस कंपाउंड में, तो इसका मैंने आधा कर दिया तो इसका भी आधा हो जाएगा 24। 28 का आधा 14, तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32, और यहाँ 80 का आधा क्या हो जाएगा 40। समझते मेरी बात? नहीं समझते क्या? ओके, ये तो समझ गए ना कि दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर मोर देन वन कंपाउंड में मिल रहे हैं, तभी उसमें कोई एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, आप डेफिनेशन देखते रहना, ठीक है, कोई एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ ज्वाइन हो रहा दूसरा जो एलिमेंट है उनका मासिस वो कोई एक होल नंबर में होगा, कोई इंटीजर नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन का डिफाइनाइट मास 14 है, तो इस 14 डिफाइनाइट मास के साथ ज्वाइंट हो रहा जो ऑक्सीजन है उसका मास का स्मॉल होल नंबर क्या होगा 8 जैम 16 जैम 24 जैम 40 जैम 32 जैम 40। ओके, इसमें से 8 को कॉमन निकालेंगे तो एक इंटीजर रेशियो हो जाएगा, एंड रेशियो इज 1 जैम 2 जैम 3 जैम 4 जैम 5। ओके, बस यही है पूरा जो रूल्स है वो इंडिकेट करता है। ओके, यहाँ देखिए और एक एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दो कंपाउंड बनाते हैं H2O और H2O2। यहाँ हाइड्रोजन का डिफाइनेट मास 2 और 2 ऑलरेडी 2 ग्राम है ही, तो उनके 2 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के 16, यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 32 ग्राम जो है वो ज्वाइंट हो रहा है। तो वी कैन से हाइड्रोजन का डिफाइनेट मास जब 2 ग्राम होता है या फिर 2 AMU होता है तब ऑक्सीजन का इंटीजर रेशियो क्या होगा 16 जैम 32, मीनिंग क्या होता है 1 जैम 2। इट इज अ होल इंटीजर नंबर। क्लियर? यहाँ देखिए कार्बन के 14 ग्राम्स, कार्बन के 14 ग्राम्स या फिर AMU,
उनके साथ ऑक्सीजन के 16 ग्राम ज्वाइंट हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कार्बन का डिफाइनाइट मास जब 14 होगा तब ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 16:32 यानी कि 1:2। ओके, सो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ ये जो रेशियो है ना वो निकालने को आना चाहिए। अगर ये रेशियो आप आसानी से निकाल पाते हैं तो इसके जो एमसीक्यूज जो है बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ उनका रेशियो ले लेना है और वैल्यू पुट कर देना है, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले ये जो पूरा रूल्स है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है उसको नोट में लिख लो और उसके स्क्रीनशॉट भी ले लो। ओके Okay guys, let us start a third law of chemical combination and which is the law of combining ways. Actually ये जो पूरा law है ना वो NCERT में से निकाल दिया गया टॉपिक है। Nowadays in the NCERT this topic is deleted. ओके लेकिन फिर भी ये ओल्ड कोर्सेज में आता था, इसलिए मैं जस्ट इसकी एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ओके तो क्या बताता है ये पूरा लॉ, इफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स, चलो मैंने यहाँ दो एलिमेंट्स टिक किए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके मासेस है 4 ग्राम्स और 32 ग्राम्स। इफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स व्हिच सेपरेटली रिएक्ट केमिकली विद द आइडेंटिकल मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, आइडेंटिकल मींस इक्वल मास। ओके तो देखिए यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन है वो 12 ग्राम कार्बन के साथ सेपरेटली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है मीथेन, और यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन फिर आइडेंटिकल मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन के साथ केमिकली रिएक्ट कर CO2 बनाता है सेपरेटली। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ये सेपरेटली कार्बन के 12 ग्राम के साथ रिएक्शन कर मीथेन बनाता है, और ये ऑक्सीजन वो 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। क्लियर, तो बताया ये गया है इस रूल में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकेंगे और क्या बनाएंगे यहाँ वाटर। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 4:32, तो ये दोनों ही जुड़कर जब पानी बनाते हैं तो इसमें भी यही रेशियो देखिए 2:16, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4:32। ओके क्लियर, देखिए तो यहाँ इसका एमसीक्यू तो वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए फिर एमसीक्यू तो कैसे हम उसको पहचान पाएंगे, तो 3 कंपाउंड दिए गए होंगे, 3 एलिमेंट दिए गए होंगे और हर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा। देखिए यहाँ 3 कंपाउंड है, तीनों अलग है, 3 एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीनों एलिमेंट जो है वो 2 बार रिपीट हुए हैं और तीनों एलिमेंट 2 बार रिपीट हुए हैं। देखिए 2 बार कार्बन रिपीट हुआ, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। ओके वन मोर एग्जांपल, OH और Cl, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्वाइंट होकर बनाते हैं पानी, उसमें रेशियो है 2:16। ओके यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ ज्वाइंट होकर बनाता है H2O, और यहाँ Cl2 कॉमन एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन, यहाँ भी 16 ग्राम्स और यहाँ भी 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, तो क्या है आइडेंटिकल मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो ये जब आइडेंटिकल मास ऑफ थर्ड एलिमेंट रिएक्ट करता है इस दोनों एलिमेंट के साथ, तो ये दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो सकते हैं, यही तो इस रूल में बताया गया है। तो H और Cl ज्वाइंट होकर क्या बनाएंगे HCl, उनका रेशियो है 1:35.5, क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है 35.5, अगर इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2:71 जो यहाँ दिया गया है। इसका एमसीक्यू देखिए, तो 3 कंपाउंड है H2O, Cl2 और HCl, इसमें तीन जो एलिमेंट्स है वो 2 बार रिपीट हो गए। देखिए यहाँ H 2 बार रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन 2 बार रिपीट हो रहा है और Cl भी 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके इसको लिख लो और उसके स्क्रीनशॉट भी ले लो।
ओके गाइस, तो यहाँ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज हमने कुछ एमसीक्यूज पढ़े, उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 3 पढ़े। तो देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है वो अभी सीबीएसई के कोर्स में से डिलीट कर दिए गए इस साल। तो इसके थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जो इसके कुछ एमसीक्यूज जो करवाए हैं वो एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये जो पूरे लॉ है उसका जो पूरा बर्डन है वो नहीं लगेगा। सिर्फ एमसीक्यू पर ही फोकस करो, उसके जो लॉ है उसको हमें रट्टा नहीं मारना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ओके, बाय बाय।